ड्राइविंग और मटेरियल राइजिंग कर दिया पहले। पिछले हफ्ते इतनी मेरी तबीयत खराब थी, डॉक्टर ने नेविडॉक्सन लिख दी थी मुझे। तो नेविडॉक्सन से मुझे इतने चक्कर आए जैसे पता नहीं खांसी वाला शरबत पिया होता है। और अंदर जिस्म के अंदर ऐसा लगता था बुखार है, हड्डियाँ टूटती थी। तो फिर तुम्हारे साथ मैंने कहा तुमसे बात करके पूछती हूँ क्या करूँ। तो मैं तुमसे मशवरा लेती हूँ, लेकिन हिम्मत ही नहीं थी। रात तो मैंने रोना ही शुरू कर दिया इस वजह से। ले उन्होंने हाँ हाँ
ओके जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास, सबको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी नौरीन बेटा, आवाज़ आ रही है आपको? खतीजा, सोनिया, जी कितने लोगों को आवाज़ आ रही है क्लास? ओके, हम लोग स्टार्ट करने लगे बैक्टीरियल मैकेनिज्म ऑफ पैथोजेनिसिटी। सबसे पहले आ जाता है आपके पास डेफिनेशन। डेफिनेशन कहता है डिजीज एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस। सबसे पहले तो ये है कि आपको पता होना चाहिए डिजीज किसे कहते हैं। डिजीज कहते हैं एनी डेविएशन फ्रॉम ए कंडीशन ऑफ द गुड हेल्थ एंड वेलबींग, यानी कि वेलबींग क्या होता है? अच्छी सेहत का होना, ठीक है। और अगर आप कोई भी चीज़ जो आपको आपकी अच्छी सेहत से डेविएट कर देती है, आपकी वेलबींग से डेविएट कर देती है, तो हम उसको कहते हैं कि ये क्या है? ये डिजीज़ है, ठीक है। जब आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार रहे होते हैं, तो आप कहते हैं कि वी आर फ्री फ्रॉम डिजीज़। आगे आ जाता है इन्फेक्शियस डिजीज़। कहता है डिजीज़ कंडीशन कॉज्ड बाय प्रेजेंस और ग्रोथ ऑफ इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पैरासाइट। कोई भी डिजीज़ कंडीशन जो कि कॉज होती है बाय द प्रेजेंस ऑफ ग्रोथ ऑफ इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पैरासाइट, किसी भी इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, उनकी ग्रोथ की वजह से, ये पैरासाइट्स की ग्रोथ की वजह से, तो हम उसको क्या कहते हैं कि ये आपके पास क्या है? ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है। मतलब इन्फेक्शियस डिजीज़ में ये चीज़ ज़रूरी है कि वो जो डिजीज़ है वो आपको पैरासाइट की वजह से हो रही हो या बैक्टीरिया की वजह से हो रही हो। आगे आ जाता है आपके पास पैथोजेनिसिटी एंड वेरुलेंस। पैथोजेनिसिटी क्या होता है? पैथो का जैसे कि हमें पता है कि पैथो का मतलब होता है कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि बॉडी के अंदर एंटर हो और एंटर होने के बाद डिजीज कॉज करे, ठीक है। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनी फॉरेन पार्टिकल। जेनेसिस होता है प्रोड्यूसिंग, और सिटी मतलब इटी उस एबिलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस डिजीज इज कॉल्ड पैथोजेनिसिटी, ठीक है। अगर आप इस वर्ड के टुकड़े कर लें और टुकड़े करके अगर आप इसको अंडरस्टैंड करें, उसको डाइजेस्ट करें, तो आपको समझ आ जाएगा कि पैथोजेनिसिटी का क्या मतलब है। पैथो मीन्स अ फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जेनेसिस मीन प्रोडक्शन एंड आईटी मीन्स ability to produce a microorganism, a disease is called pathogenicity। ये पैथोजेनिसिटी कहलाती है, ठीक है। द ability of a microbe to cause disease, ठीक है। उसके बाद आ जाता है वायरुलेंस। वायरुलेंस कहते हैं वायरुलेंस हम लोग कहते हैं द डिग्री ऑफ द पैथोजेनिसिटी इन ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर डिजीज कॉज करने की एबिलिटी किस हद तक है, कि उसकी क्या, उसका क्या लेवल है, उसकी क्या डिग्री है, उसको हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग वायरुलेंस, ठीक है। सिंपल पैथोजेनिसिटी तो ये होती है ना कि एबिलिटी किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिजीज कॉज करने की, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस हद तक जो है उस पैथोजेनिसिटी को प्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखता है, ठीक है, वो डिजीज कॉजिंग एबिलिटी रखता है, उसको हम लोग कहते हैं वायरुलेंस, ठीक है। आगे देखिए, आगे आ जाता है आपके पास एक्यूट इन्फेक्शन वर्सेस क्रॉनिक इन्फेक्शन। एक्यूट इन्फेक्शन मोस्टली हम लोग कहते हैं जो कि लेस देन 6 मंथ तक परसिस्ट करता है, और क्रॉनिक इन्फेक्शन वो होता है जो कि मोर देन 6 मंथ परसिस्ट करता है। एक्यूट इन्फेक्शन में कहता है एन इन्फेक्शन characterized by sudden onset, ठीक है, जिसका ऑनसेट एकदम से सडन होता है। रैपिड प्रोग्रेशन होती है एंड ऑफन सिवियर विद सिम्टम्स, और जो कि सिवियर होता जाता है सिम्टम्स के साथ। मोस्टली जो आपका एक्यूट इन्फेक्शन होता है वो सबसाइड होता है, ठीक है, उसका ऑनसेट सडन होता है और वो सबसाइड भी क्विकली हो जाता है, ठीक है। कंपैरेटिवली जो क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है उसका डिलेड ऑनसेट होता है और उसका सबसाइड भी स्लो होता है, ठीक है, उसकी प्रोग्रेशन स्लो होती है। और मोर देन कोई भी इन्फेक्शन जो 6 मंथ से ज़्यादा का होता है उसको कंसिडर करते हैं, या उसको हम कैटेगराइज करते हैं क्रॉनिक इन्फेक्शन के अंदर, ठीक है। तो एक्यूट का मतलब ही क्या है? सडन ऑनसेट, और क्रॉनिक का मतलब डिलेड ऑनसेट।
तो जाहिर सी बात है अगर कोई इन्फेक्शन सडन होगा तो उसका जो जाना होगा, उसका सबसाइड होना होगा, वो भी क्या होगा, वो भी सडन होगा, ठीक है। लेकिन वो जो साइन सिम्टम छोड़ के जाएगा वो सिवेरिटी में छोड़ के जाएगा, सीवियर सिम्टम हो गए। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर बात की जाए तो जो क्रॉनिक इन्फेक्शन है वो क्या है, स्लो प्रोग्रेशन है उसकी, ठीक है। डिलेड ऑनसेट है, मतलब आता भी वो बहुत देर से है, लेकिन वो प्रोग्रेस आहिस्ता आहिस्ता करता है बॉडी के अंदर। आगे आ जाता है प्राइमरी इन्फेक्शन वर्सेस सेकेंडरी इन्फेक्शन। अब प्राइमरी इन्फेक्शन जैसे कि नाम से जाहिर है, प्राइम पहला, फर्स्ट। एन इन्फेक्शन कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बॉडी के अंदर एंटर होकर डिजीज कॉज करे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जैसे कहते हैं इन्फेक्शन। एन इन्फेक्शन दैट डेवलप इन एन अदरवाइज हेल्दी इंडिविजुअल, कोई भी इन्फेक्शन जो कि डेवलप हो जाता है किसी भी हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर। सेकेंडरी इन्फेक्शन, एन इन्फेक्शन दैट डेवलप्स इन एन इंडिविजुअल हु इज ऑलरेडी इन्फेक्टेड विद डिफरेंट पैथोजन। मतलब प्राइमरी तो ये है ना कि उसका बेसिक रूट कॉज ही वो पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और सेकेंडरी इन्फेक्शन क्या है, सेकेंडरी इन्फेक्शन ये है कि अदर देन दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अलावा अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बॉडी के अंदर मौजूद है तो वो आपके अंदर जो बीमारी कॉज करेगा वो सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा। यानी कि सेकेंडरी इन्फेक्शन जो है वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड डिफरेंट पैथोजन से होता है। आगे आ जाता है आपके पास लोकलाइज्ड इन्फेक्शन वर्सेस सिस्टमैटिक इन्फेक्शन। लोकलाइज्ड का मतलब ये है कि जो कि उसको लोकली प्रेजेंट है, और सिस्टमैटिक का मतलब क्या है, जो कि पूरी बॉडी के अंदर फैला हुआ है। लोकलाइज्ड इन्फेक्शन को कहते हैं एन इन्फेक्शन दैट इज रिस्ट्रिक्टेड टू ए स्पेसिफिक लोकेशन और रीजन विद इन द बॉडी ऑफ द होस्ट। मिसाल के तौर पे अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने जाके इंटेरिक सिस्टम को ही इफेक्ट करना है, या स्किन को ही करना है, या विजाइना को ही करना है, या रेक्टम को ही करना है, तो सिर्फ और सिर्फ वो स्पेसिफिक एरिया को जाके एक्ट करेगा, ठीक है, उस खास स्पेसिफिक एरिया का माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इस वजह से हम कहेंगे कि लोकलाइज्ड इन्फेक्शन है। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर रीजन को जाके वो इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, लोकल है वो। एक होता है सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक मतलब कि सारी बॉडी के अंदर जो मौजूद होता है। एन इन्फेक्शन दैट हैज स्प्रेड टू सेवरल रीजन और एरियाज इन द बॉडी ऑफ द होस्ट। कोई भी ऐसा इन्फेक्शन जो कि सेवरल रीजन, सेवरल बॉडी होस्ट जो है उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं और उसके अंदर मौजूद होता है, वो आपके पास आ जाता है सिस्टमैटिक इन्फेक्शन के। मेरी समझ आ रही है क्लास या नहीं आ रही? जी मिसबा, हिरा, सुंदस, मुसर्रत, शुमाइला, कुछ समझ आ रही है मेरी या सो रही है पूरी क्लास? अभी मैं क्विज कर लूँ तुम लोगों से? ओके, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। क्लिनिकल इन्फेक्शन वर्सेस सब क्लिनिकल इन्फेक्शन। क्लिनिकल इन्फेक्शन में आपके पास क्या है, एन इन्फेक्शन विद ऑब्वियस ऑब्जर्वेबल और डिटेक्टेबल सिम्टम्स, ठीक है। मतलब अगर किसी भी इंडिविजुअल के अंदर एक ऑब्जर्वेबल या डिटेक्टेबल सिम्टम्स आना शुरू हो जाए, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं कि ये एक क्लिनिकल इन्फेक्शन है, ठीक है। मतलब हम उसको डिटेक्ट कर सकें। सब क्लिनिकल इन्फेक्शन क्या होते हैं, एन इन्फेक्शन विद फ्यू और विद नो ऑब्वियस सिम्टम्स, ठीक है। एक ऐसा इन्फेक्शन
ठीक है, एक ऐसा इन्फेक्शन कि जिसके अंदर किसी भी किस्म की कोई ऑब्वियस सिम्टम्स नहीं होती, कुछ या कोई भी ऑब्वियस सिम्टम्स नहीं होती, तो आपके पास क्या होता है, सब क्लिनिकल इन्फेक्शन होता है। नेक्स्ट है opportunistic infection, an infection caused by microorganisms that are commonly found in the host environment। कोई भी इन्फेक्शन जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म काज करता है, जो कि होस्ट की इन्वायरमेंट की वजह से होता है। दिस टर्म इज ऑफन यूज्ड टू रेफर टू इन्फेक्शंस caused by microorganism in the normal flora। ठीक है, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये इन्फेक्शन यूजुअली उस वजह से होता है, सब क्लिनिकल में इस वजह से सिम्टम्स नहीं होते हैं क्योंकि उसमें जो आपका वायरस का जो टाइम होता है, एक तो ये कि वो शॉर्ट होता है, विंडो पीरियड में वो फिर भी पिक हो जाता है वायरस। ठीक है, वायरस का एक विंडो पीरियड होता है। सब क्लिनिकल इन्फेक्शन जो उस वक्त पिक नहीं होते हैं, विंडो पीरियड में वो भी पिक हो जाते हैं। सब क्लिनिकल में वायरस मौजूद तो होता है लेकिन अपना ऑब्वियस सिम्टम इसीलिए शो नहीं करता क्योंकि वो एक तो डीप रूटेड होता है। ठीक है, डीप रूटेड होने के साथ साथ जो है वो आपका जो होस्ट है, समटाइम उसके अंदर अपनी इतनी एबिलिटी होती है, उसकी कह लें कि इतनी इम्यूनिटी होती है कि वो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अगर शो करना भी चाहे तो उसकी अच्छी इम्यूनिटी होने की वजह से, मिसाल के तौर पे एक बंदा है, उसको कोविड चल रहा है, लेकिन अगर उसकी इम्यूनिटी अच्छी है, ठीक है, तो क्या होता है जब हम टेस्ट कराते हैं तो क्या होता है कि उसका कोविड पॉजिटिव आ जाता है, लेकिन बज़ाहिर उसको किसी किस्म की कोई क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस नहीं आ रही, स्नीजिंग नहीं हो रही, कफिंग नहीं हो रही, नॉर्मल हेल्दी लाइफ गुजार रहा है। तो दिस इज बेसिकली व्हाट सब क्लिनिकल इन्फेक्शन। क्यों? क्योंकि जो ह्यूमन है, जो इंडिविजुअल है जिसको इन्फेक्शन चल रहा है, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है। अहमद मुझे भी पोस्ट आरन की ला दो, फर्स्ट ईयर की। हाँ जी, जिसको इन्फेक्शन चल रहा है उसकी इम्यूनिटी वाइज स्ट्रॉन्ग है। जैसे ही वायरस अपना वो टाइम पूरा करता है, या तो विंडो पीरियड में पिक हो जाता है जब उसकी इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, अगर विंडो पीरियड में पिक नहीं होता तो जब उसकी इम्यूनिटी फॉल करती है वो तब पिक हो जाता है, या अदरवाइज उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बन चुकी होती है। ठीक है, नतीजा समझ आओ। आगे आ जाओ, आगे बात के पास आ जाता है opportunistic infection, an infection caused by microorganisms that are commonly found in the host environment। The term is often used to refer to infections caused by the organism in the normal flora। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपके नॉर्मल फ्लोरा है, जैसे विजाइना का नॉर्मल फ्लोरा आ गया, रेक्टम का आ गया, एनस का आ गया, आपके स्टमक का आ गया, माउथ का आ गया, कहीं का भी फ्लोरा आ गया, ऑल ऑफ सडन आपकी इम्यूनिटी फॉल गई, आपने डाइटिंग स्टार्ट कर दी, या आपको कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया, सडन आपकी इम्यूनिटी डाउन हो गई। इम्यूनिटी डाउन होते साथ जो आपका नॉर्मल फ्लोरा है उनको भी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, उनको भी एक मौका मिल जाता है कि वो आपके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। ठीक है, वो आपके लिए अपॉर्चुनिस्टिक बन जाते हैं, वो आपके अंदर डिफरेंट तरह का इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। इसीलिए कभी भी जो है वो अपने नॉर्मल फ्लोरा को इतना मौका नहीं देना अपनी इम्यूनिटी को फॉल करवा के कि वो आप ही के डिफेंस मैकेनिज्म के अगेंस्ट खड़े हो जाए। ठीक है, तो इस तरह का इन्फेक्शन जिसमें आपका नॉर्मल फ्लोरा आपके अगेंस्ट खड़ा हो जाए, इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। आगे इसने एक सफिक्स यूज किया है ईमिया, EMIA, a suffix means presence of an infectious agent। ठीक है, यानी कि किसी भी infectious agent का मौजूद होना ईमिया में आता है। जैसे बैक्टीरिया, presence of infectious bacteria, सेप्टिसीमिया, presence of an infectious agent in blood stream, ब्लड स्ट्रीम के अंदर मौजूद होना, या बैक्टीरिया, presence of infectious bacteria।
हाँ जी, समझ आई। आगे आ जाते हैं सफिक्स मीनिंग इन्फ्लेमेशन। आइटस, inflammation of something. Pharyngitis, inflammation of pharynx. Endocarditis, inflammation of the heart chamber. Gastroenteritis, inflammation of the gastrointestinal tract.
ओके, आप लोगों ने होपफुली ये स्लाइड पढ़ ली है। आगे आ जाता है एपिडेमियोलॉजी, कहता है द स्टडी ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज, यानी कि जब हमारी डिजीज जो है वो ट्रांसमिट करती है तो हम इसे कहते हैं एपिडेमियोलॉजी। कम्युनिकेबल क्या होती है कि जो हम कम्युनिकेट करते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे एक बंदा एक ख़ास पर्टिकुलर जोन के अंदर रह रहा है, ठीक है, और वो उसके दूसरा इंडिविजुअल जो है उस जोन को क्रॉस करके उसके उस जोन में अंदर एंटर होता है, तो वो जब उसके साथ कम्युनिकेट करता है, इंटरेक्ट करता है, तो उससे उसको जो डिजीज़ होती है वो कम्युनिकेबल डिजीज़ में होती है। अ डिजीज़ दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। Non-communicable disease is a disease that is not transmitted from one individual to another individual. मिसाल के तौर पे आपकी ऐसी कौन सी डिजीज़ है जो एक से दूसरे को ट्रांसमिट नहीं होती, जैसे डायबिटीज़ है, वो एक से दूसरे को लग सकती है? नहीं लग सकती ना, हेरिडिटी में मिलती है, वो जीन्स की खराबी की वजह से होती है। ब्लड प्रेशर है, साथ बैठे बंदे को ब्लड प्रेशर हो सकता है? नहीं हो सकता। कैंसर है, साथ बंदे को कैंसर हो सकता है? नहीं हो सकता। कम्युनिकेबल डिजीज में क्या आ सकती है, जैसे आपकी इन्फेक्शियस डिजीज होती है, जैसे HIV है, ठीक है, ब्लड बॉर्न से है, हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस डी है, हेपेटाइटिस ई है, ठीक है, इसके अलावा आपके पास टाइफाइड है। इस किस्म की जो डिजीज है ये आपकी कम्युनिकेबल डिजीजेस में अंदर आ जाती है। आगे आ जाता है एंडेमिक डिजीजेस। एंडेमिक डिजीज क्या होती है? अ डिजीज कंडीशन दैट इज नॉर्मली फाउंड इन ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ ए पॉपुलेशन, ठीक है, कोई भी डिजीज कंडीशन जो कि नॉर्मली जो है वो मौजूद होती है सर्टेन परसेंटेज के अंदर किसी भी पॉपुलेशन में, यानी कि जब पॉपुलेशन आपके पास सर्टेन होती है तो ठीक है, और सर्टेन पॉपुलेशन, ठीक है, अब जैसे एडल्ट्स के अंदर, बच्चों के अंदर, मिडिल एज के अंदर, प्रेग्नेंट वुमेन्स के अंदर, ठीक है, तो अ डिजीज कंडीशन दैट इज नॉर्मली फाउंड, जो कि नॉर्मली फाउंड होती है बट इन अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन के अंदर, वो एंडेमिक होती है। एपिडेमिक क्या होती है? डिजीज कंडीशन प्रेजेंट इन ग्रेटर देन द यूजुअल परसेंटेज। एपिडेमिक तब आता है जब एक सर्टेन परसेंटेज से डिजीज का बर्डन बढ़ जाता है। when there is a disease when the disease is present above or beyond the certain percentage level in a specific population, तो वो क्या होती है, या देन यूजुअल परसेंटेज ऑफ स्पेसिफिक पॉपुलेशन, तो एपिडेमिक में आ जाती है। आगे आ जाता है पैंडेमिक, एन एपिडेमिक अफेक्टिंग ए लार्जर जियोग्राफिकल एरिया। अब कोविड है, वो क्या था? एपिडेमिक था हमारे कंट्री के लिए, लेकिन वो एज वेल एज पैंडेमिक भी था। कोई भी एपिडेमिक जब लार्जर जियोग्राफिकल एरिया को इफेक्ट करती है, जैसे आपके पास ग्लोबल पूरा का पूरा आपका ग्लोब वर्ल्ड आ जाती है उसमें, तो वो क्या आ जाता है, वो आपका पैंडेमिक आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन। रिजर्वायर बेसिकली कहते हैं जखीरे को, ठीक है, किसी भी चीज़ जहाँ पे कोई भी आपकी एसिमिलेशन हुई होती है चीज़ों की, और वहाँ से थोड़ा 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 वहाँ से जो है वो चीज़ वो स्प्लिट आउट होती रहती है। सो द सोर्स ऑफ एन इन्फेक्शन एजेंट, इन्फेक्शन एजेंट बेसिकली निकलता कहाँ से है, उसका रिजर्वायर क्या है, वो होता है रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन। उसके बाद आ जाता है कैरियर, एन इंडिविजुअल हु कैरीज एन इन्फेक्शन एजेंट विदाउट मैनिफेस्टिंग सिम्टम्स। कोई भी इंडिविजुअल जो कि कैरी करता है इन्फेक्शियस एजेंट को, यानी कि जो उस इन्फेक्शियस एजेंट को अपने अंदर कैरी किया होता है उसने विदाउट मैनिफेस्टिंग सिम्टम्स, येट हु कैन ट्रांसमिट द एजेंट टू अनदर इंडिविजुअल, ठीक है,
और इवन वो उसको एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल के अंदर ट्रांसमिट भी कर सकता है। उसको हम क्या कहते हैं, कैरियर, यानी कि ऐसा बंदा कि जिसके अंदर किसी भी इन्फेक्शियस एजेंट के अगेंस्ट वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं और उसके अंदर इतनी एबिलिटी हो सकती है कि अगर कोई उसके दायरे में इस किस्म का बंदा आता है जो कि अपॉर्चुनिस्टिक होता है, यानी यू कैन से कि उसकी इम्यूनिटी बड़ी डाउन की होती है, तो वो इजीली उस इन्फेक्शन को दूसरे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट के अंदर लगा सकता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड वर्ड कैरियर, जो कि कैरी किया होता है जिसने उस इन्फेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास फोमाइड्स। Any inanimate object capable of being an intermediate in the indirect transmissions of an infectious agent। कोई भी inanimate object, ठीक है, मतलब कि टेबल है, ग्लास है, चेयर है, प्लेट है, चम्मच है, कोई भी चीज़ है inanimate object जिसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है of being an intermediate in the indirect ट्रांसमिशन ऑफ एन इन्फेक्शियस एजेंट, जो कि क्या कर सकता है, ट्रांसमिट करता है उस इन्फेक्शियस एजेंट को एक से दूसरे के अंदर। आगे आ जाता है एनिमल वेक्टर्स। एन एनिमल यानी कि नॉन ह्यूमन दैट कैन ट्रांसमिट एन इन्फेक्शियस एजेंट टू द ह्यूमन। कोई भी नॉन ह्यूमन जब कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट ट्रांसफर करता है ह्यूमन के अंदर, तो वो क्या होता है, वो आपका एनिमल वेक्टर होता है। टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है मैकेनिकल और दूसरा होता है बायोलॉजिकल। मैकेनिकल जैसे कि नाम से जाहिर है, जिसके अंदर मैकेनिक्स होता है, मैकेनिक मूवमेंट इन्वॉल्व होती है। द इन्फेक्शियस एजेंट इज फिजिकली ट्रांसमिटेड बाय द एनिमल वेक्टर। ये एनिमल वेक्टर से जो है वो ट्रांसमिट होता है, बट द एजेंट डज नॉट इंक्यूबेट और ग्रो इन द एनिमल। फॉर एग्जांपल द ट्रांसमिशन ऑफ बैक्टीरिया स्टिकिंग टू द फीट ऑफ द फ्लाइज। ठीक है, अब मक्खियां हैं, वो क्या है, वो मैकेनिकल एनिमल वेक्टर है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, उनकी टांगों के साथ अटैच होते हैं और वो जब जाके किसी भी एनिमल के ऊपर एक्ट करती हैं, किसी भी ह्यूमन के ऊपर जाके इवन उसके खाने पे बैठती हैं, तो वो एज अ वेक्टर काम कर रही होती है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। बायोलॉजिकल एनिमल वेक्टर क्या है, द इन्फेक्शियस एजेंट मस्ट इंक्यूबेट इन द एनिमल होस्ट एज ए पार्ट ऑफ द एजेंट्स डेवलपमेंटल साइकिल। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया बाय द इन्फेक्टेड मॉस्किटो। बायोलॉजिकल वेक्टर में क्या होता है कि वो वेक्टर उस बॉडी के अंदर जाता है जब होस्ट में, तो वहाँ पे खुद भी मल्टीप्लाई होता है एज अ होस्ट पार्ट। ठीक है, और जब तक वो उस एजेंट की डेवलपमेंटल साइकिल के अंदर उस तरह से टेक पार्ट नहीं करता, तो तब तक उस मलेरियल पैरासाइट की क्या नहीं हो पाती, डेवलपमेंट नहीं हो पाती। यानी कि जब डिवीजन होनी है तो उस एनिमल वेक्टर में भी साथ में डिवाइड करना है, और तब ही आपके पास मॉस्किटो एनोफ्लीज जो है, मादा मच्छर, वो डिवाइड होती है और मलेरिया कॉज करती है। यानी कि मैकेनिकल में आप कह लें कि आपको इंक्यूबेट नहीं करना होता, जस्ट वो उसकी टांगों के साथ स्टिक करता है और जाके उसके खाने पे या वैसे उसको चिमट जाता है। लेकिन बायोलॉजिकल के अंदर वो उसकी बॉडी के अंदर एंटर होके वहाँ पे बाकी लोगों की तरह, बाकी एजेंट्स की तरह डिवाइड होता है, पूरा साइकिल का पार्ट बनता है और फिर आगे फैलता है। इस स्लाइड को ज़रा गौर से पढ़ें सारे लोग।
ओके, डेफिनेशंस में सबसे पहले आ जाता है डायरेक्ट मैकेनिज्म ऑफ द डिजीज ट्रांसमिशन। एक होती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जैसे डायरेक्ट स्किन कांटेक्ट, और एयरबॉर्न। एयरबॉर्न में मतलब एरोसोल्स वगैरह आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाती है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मैकेनिज्म ऑफ द डिजीज ट्रांसमिशन, एग्जांपल्स जैसे फूड एंड वाटरबॉर्न ट्रांसमिशन है, फोमाइट्स है, और एनिमल वेक्टर्स है। ये एक समरी मैंने आपको दी है। टर्म यूज इन द स्टडी ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज, वो कौन कौन सी टर्म्स है जो कि इन्फेक्शियस डिजीज की स्टडी में यूज होती है। जैसे बैक्टीरियमिया है तो बैक्टीरिया सर्कुलेटिंग इन द ब्लड स्ट्रीम। कॉलोनाइजेशन है एस्टेब्लिशमेंट एंड ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द बॉडी सरफेस। डिजीज है नोटिसेबल इम्पेयरमेंट ऑफ द बॉडी फंक्शन। Immunocompromised है a host with weakness or defects in the innate or adaptive defense. Inapparent infection है infection with no obvious symptoms. Infectious disease है disease caused by an infectious microorganism or virus. Latent infection है infection in which the infectious agent is present but not active. ठीक है, infectious agent present है लेकिन active नहीं है. Opportunistic pathogens, organism that cause disease only when introduced into an unusual location or into a immunocompromised host. ठीक है, आगे आ जाता है पैरासाइट, an organism that benefits at the expense of another organism of the host. Pathogen, any disease causing microorganism or virus. Pathogenic, disease causing. Primary infection, infection in previously healthy person. Secondary infection, an additional infection that occur as a result of primary infection and that occur during the or immediately following the primary infection. Systematic infection, सिस्टमैटिक इन्फेक्शन में आ जाता है वाइड स्प्रेड इन्फेक्शन थ्रू ब्लड और लिम्फ। आगे आ जाता है टॉक्सीमिया, टॉक्सिन सर्कुलेटिंग इन द ब्लड स्ट्रीम। आगे आता है वायरीमिया, वायरस सर्कुलेटिंग इन द ब्लड स्ट्रीम। आगे आ जाता है वायरुलेंस डिटर्मिनेंट्स, एट्रीब्यूट ऑफ ए माइक्रोऑर्गेनिज्म और वायरसेस दैट प्रोमोट पैथोजेनेसिटी। पैथोजेनेसिटी जैसे कि मैंने पहले भी बताया है एबिलिटी टू कॉज अ डिजीज, और वायरुलेंस क्या होता है डिग्री ऑफ पैथोजेनेसिटी। मैनी प्रॉपर्टीज दैट डिटरमिन ए माइक्रोब्स पैथोजेनिटी और वायरुलेंस आर क्लियर एंड अननोन। मतलब बहुत सी चीज़ें को हमारे लिए अभी तक है ही अननोन, हमें पता ही नहीं कि वायरुलेंसी क्यों है और पैथोजेनेसिटी क्यों है। आगे आ जाता है बट व्हेन द माइक्रोब्स ओवर पावर द होस्ट डिफेंस इन्फेक्शियस डिजीज रिजल्ट्स।
ये देखें, बैक्टीरियल मैकेनिज्म ऑफ पैथोजेनिसिटी, हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज, नंबर ऑफ इन्फेक्टिव माइक्रोब्स देखें, ये है पोर्टल ऑफ एंट्री, ये है आपके पास डैमेज टू द होस्ट सेल्स एंड साइटोपैथिक इफेक्ट, ये है पेनिट्रेशन और इन्वर्जन ऑफ द होस्ट डिफेंस। पोर्टल ऑफ एंट्री में आपके पास म्यूकस मेम्ब्रेन है, रेस्पिरेटरी ट्रैक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, जेनिटो यूरिनरी ट्रैक है, कॉन्जक्टाइवा है, स्किन है, पेरेंटल रूट है। पोर्टल ऑफ एंट्री में कैप्सूल आ जाता है, सेल वॉल कंपोनेंट्स आ जाते हैं, एंजाइम आ जाते हैं, डायरेक्ट डैमेज, टॉक्सिन, एक्सोटॉक्सिन, एंडोटॉक्सिन एंड हाइपर सेंसिटिविटी। पोर्टल ऑफ एंट्री हमने पहले भी काफ़ी दफ़ा पढ़ी है, उसमें स्किन आ जाते हैं, पेरेंटर्नल आ जाता है और म्यूकस मेम्ब्रेन आ जाती है, ये 3 चीज़ें आ जाती हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन जैसे कि पता है रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है, माइक्रोब्स इनहॉल इनटू द माउथ और नोज इन द ड्रॉपलेट ऑफ द मॉइस्चर और डस्ट पार्टिकल, ईजीएस्ट एंड मोस्ट फ्रिक्वेंटली ट्रैवल्ड पोर्टल ऑफ एंट्री, ठीक है, मतलब सबसे ईजी और सबसे कॉमन पोर्टल ऑफ एंट्री है। माइक्रोब्स क्या करते हैं, इनहेल कर लेते हैं इनटू द माउथ और नोज, माउथ या नोज के अंदर, ठीक है, और क्या करते हैं वो ड्रॉपलेट्स या मॉइस्चर बना देते हैं, डस्ट पार्टिकल उसके अंदर ट्रैप हो जाता है। सो ये एक ईजीएस्ट एंड मोस्ट फ्रिक्वेंटली ट्रैवल्ड पोर्टल ऑफ एंट्री है। म्यूकस मेम्ब्रेन में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, माइक्रोब्स अगेन एंटर्स थ्रू ए कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, और फिंगर और हैंड, फिंगर या हैंड के थ्रू दाखिल हो जाता है। मोस्ट माइक्रोब्स दैट एंटर द जीआई ट्रैक आर डिस्ट्रॉयड बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl मौजूद होता है, वो उसके थ्रू डेथ हो जाती है उनकी। एंड एंजाइम्स ऑफ स्टमक और बाइल ऑफ एंजाइम्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, बाइल भी आपको पता है एसिडिक होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम है वो भी एसिडिक होते हैं। आगे आ जाता है फीको ओरल डिजीजेस, दीज पैथोजन एंटर द जीआई ट्रैक एट वन एंड एग्जिट एट द अदर एंड, मतलब गंदे पानी से, गंदी खुराक से, गंदे फूड हैंडलर की मदद से, ठीक है, वो बॉडी के अंदर एंटर होता है। बॉडी के अंदर कहाँ से एंटर होगा वो माउथ के रास्ते जो है वो एंटर होगा और एग्जिट हो जाएगा आपकी कहाँ से, आपकी एनल केनाल से वो एग्जिट हो जाएगा। स्प्रेड बाय कंटामिनेटेड हैंड्स एंड फिंगर, कंटामिनेटेड हैंड और फिंगर के थ्रू वो आपके अंदर एंटर होगा, पुअर पर्सनल हाइजीन से। ये म्यूकस मेम्ब्रेन है, जैसे कंजक्टाइवा है आपका, म्यूकस मेम्ब्रेन दैट कवर्स द आईबॉल एंड लाइंस द आईलिड, ठीक है, जो कि कवर कर लेती हैं आईबॉल को और लाइंस करती हैं आईलिड को। ट्रेकोमा ज़्यादातर जो है वो एक प्रोटोजोल डिजीज है जिसे कि क्लेमिडिया ट्रेकोमाइटस कहते हैं। सेकंड पोर्टल ऑफ एंट्री आपकी स्किन है, स्किन में आ जाता है द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है, ठीक है, when unbroken is an effective barrier for most microorganisms. Some microbes can gain entrance through opening in the skin, जो कि स्किन में ओपनिंग देती है। हेयर फॉलिकल्स एंड स्वीट ग्लैंड्स, हेयर फॉलिकल्स और स्वीट ग्लैंड्स इसके अंदर शामिल है। आगे ये देखें, ये आप स्किन की लेयर्स देख सकते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। फिजिकल बैरियर्स जो कि आपको प्रिवेंट करते हैं किसी भी किस्म की पैथोजन की एंट्री से, जैसे उसके अंदर डस्ट ऑफ एक्सोक्राइन एंड स्वीट ग्लैंड्स होते हैं। ये हेयर शाफ्ट है, ये स्क्रीशन और ये एपिथेलियम है। थर्ड पोर्टल ऑफ एंट्री के अंदर प्रेटर्नल आ जाते हैं, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर डिपॉजिटेड इनटू द टिश्यू बिलो द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। पंक्चर एंड स्क्रैचेस, इंजेक्शन से, बाइट से, सर्जरी से। प्रेफर्ड पोर्टल ऑफ एंट्री में आपके पास जस्ट बिकॉज अ पैथोजन एंटर्स योर बॉडी इट डज नॉट मीन इट्स गोइंग टू कॉज डिजीज। पैथोजेंस में प्रेफर्ड पोर्टल ऑफ एंट्री, प्रेफर्ड पोर्टल ऑफ एंट्री स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया, इफ इनहेल्ड कैन कॉज नमूनिया, अगर इनहेल कर ले तो वो नमूनिया कॉज कर लेता है। इफ एंटर जीआई ट्रैक्ट तो नो डिजीज। साल्मोनेला टाइफी जो है वो अगर जीआई के थ्रू एंटर होता है तो वो टाइफाइड करता है, अगर स्किन में के थ्रू हो तो कोई डिजीज नहीं करता, क्योंकि स्किन जो है उसके थ्रू उसका एंटर होना उसको नुकसान नहीं देता कि जितना जीआई ट्रैक्ट से देता है। नंबर ऑफ इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लीथल डोज 50, LD50, LD स्टैंड फॉर लीथल डोज, यानी कि जो मिनिमम डोज जो कि एक शख्स को के अंदर डिजीज कॉज करने के लिए चाहिए होती है।
lethal dose of the microbes toxin that will kill 50% of the experimentally inoculated test animal. ठीक है. और LD50 infectious dose, ID50 sorry infectious dose required to cause a disease in 50% of the inoculated test animals. मतलब लीथल डोज में यह है क्या है कि वो माइक्रोब्स जो कि टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उसमें वो 50% ऑफ एक्सपेरिमेंटली अगर उनको इनोकुलेट किया जाए एनिमल्स के अंदर तो वो 50% उनकी किलिंग करवा देंगे. और ये है इन्फेक्शियस डोज जो कि क्या करवाएगी 50% इनोकुलेशन पे टेस्ट एनिमल्स की डेथ करवाएगी. ID50 फॉर विब्रियो कोला 10/8 सेल्स है और ID50 फॉर इनहेलेशन एंथ्रेक्स 5000 to 10,000 स्पोर्स है. इसका मतलब कि जो अब विब्रियो कोला है वो ज़्यादा खतरनाक है और उसकी इन्फेक्शियस डोज भी ज़्यादा रिक्वायर होती है कंपैरेटिवली एंथ्रेक्स की. एंथ्रेक्स जो है वो 5000 से 10,000 के अंदर ही डिजीज कॉज करता है, ज़्यादा फैटल एंथ्रेक्स है. सम सेल्स यूज फिम्ब्रियाई टू एडहेयर. फिम्ब्रियाई जैसे कि मैंने आपको बताया था बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ाते हुए कि खास किस्म की ये सेक्सुअल ऑर्गन्स भी होते हैं ये और अटैचमेंट का काम भी करते हैं. फिम्ब्रियाई कैन प्ले रोल इन टिश्यू ट्राइपोसोम के अंदर ये हेल्प करते हैं, जैसे अटैचमेंट ऑफ कैंडिडा टू दी विजाइनल एपिथेलियल सेल्स. ठीक है, कि ये जो विजाइनल एपिथेलियल सेल्स हैं उसके साथ ये फिम्ब्रियाई के थ्रू अटैच हो जाती है, ये जो आपकी कैंडिडा एल्बिकेंस है. Bacteria typically employ proteins known as adhesion to attach to the host tissue, which usually are located on the ends of the fimbriae. अब बैक्टीरिया जो है वो टिपिकली एम्प्लॉय प्रोटीन एडहेजन्स है, ठीक है, जो कि होस्ट टिश्यू के साथ अटैच हो जाती है, जो कि एंड ऑफ द फिम्ब्रिया, यानी कि ये सारी की सारी वो प्रोटीन, ये होस्ट सेल मेम्ब्रेन है, ये आप देख सकते हैं, यानी कि कोई भी उसकी विजाइनल मेम्ब्रेन हो सकती है, कोई भी मेम्ब्रेन हो सकती है. और ये होस्ट सेल ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर या पिलाई है, ये वो रिसेप्टर है. और ये पिलाई विद हिडन, ये वो बैक्टीरिया और बैक्टीरिया के ये पॉइंट है पिलाई के जहाँ पे उसने अटैचमेंट करनी है. ठीक है, अब अल्टरनेटिवली एडहेजन कैन कंसिस्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस. कैप्सूल का जैसे कि आप सबको पता है, इसको हम फिर नेक्स्ट कंटिन्यू कर लेंगे. अभी इसको यहीं तक क्लियर रखें. यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें. और इसमें कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें क्लास, फिर मैंने क्वेश्चन किया तो आप लोगों ने रोना है और मुझे अपनी अपनी अटेंडेंस भी मार्क करवा दें.
मैं क्या करूँ, मैं तो 3 से 4 हो गए मेरा रिक्वेस्ट करते हो आप मैं मेरा से कर रहे हैं और मुझे सबकी बात करते हैं कोई को ना मेरा करेंगे मेरा 5 से 6 है अब इसके बाद नहीं इसके बाद नहीं आपने की बात है कल 9 बजे मैंने आपने भी 9 बजे आना एक्चुअली स्पीकर दोनों 5 बजे छुट्टी हो गई हमें 4 बजे करनी चाहिए ठीक है अब मेरा क्या है कि आपने रोका से ले लिया और आपके बाद ही पहले जैसे आप कहती हो मैं कहती हूँ क्लास तो देखो ना अभी अभी ऑफ होते होते मैंने तो यहाँ पे लिखी है but 4:30 only 2 to 3 students were remaining rest all फिर वो गई तो गैया का भी लिखा है इसी का आकर तो गैया पे बना बात करते हुए आप कर रहे हैं थैंकिंग आप लोग सारे यहाँ से चले गए उठे अब सिर्फ 2 पे स्टूडेंट रह गए और मैं बंद करने लगी हूँ तो आप लोग कहते हैं ऑफिस आ गया